हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का 15वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले वाले एपिसोड में स्टोरी को कहाँ तक सुने हैं। चीखते हुए निया चारों ओर घूमते हुए उन ताबूतों को देखने लगी। निया में ध्यान से देखा तो उन ताबूती पर एक निशान बनाया हुआ था। निया ने एक ताबूत के निशान पे हाथ फेरा और बोली, ये कोई कॉपीराइट साइन है क्या? संयम की ज़्यादातर चीज़ों पर यही निशान बना होता है। निया सोच ही रही थी कि इतने में एक ताबूत पर उसकी नज़र पड़ी। वो एक नया ताबूत था जो शायद अभी ही ऐड किया हुआ था। निया उसकी ओर बढ़ गई। निया की इच्छा हो रही थी कि वो इन ताबूतों के अंदर देखे, लेकिन संयम का डर भी उसे था। अगर संयम को पता चला कि निया फिर से छानबीन कर रही है तो वो बहुत गुस्सा करेगा और इस गुस्से में वो क्या नुकसान पहुंचाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी निया जानना चाहती थी कि आखिर उन ताबूतों में था क्या। जय भोलेनाथ बोलकर निया ने आंखें बंद की और ताबूत का दरवाज़ा खोल दिया। ताबूत के अंदर का नज़ारा देखकर निया की रूह कांप गई। उसका दिल धक से रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और आंखों में नमी तैर गई। उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। निया ताबूत से दूर हट गई और आंखें बंद करके अपने सर पे हाथ रखे जोरों से चिल्ला दी, आ आखिर ऐसा क्या देखा निया ने? आखिर क्या रखा हुआ था उन ताबूतों में? इसको जानने के लिए स्टोरी को आगे सुनते हैं। अब आगे निया हाथों को सिर पर रखे और आंखें बंद किए जोरों से चीख दी। सामने ताबूत में डॉक्टर की लाश थी, जिस पर जगह जगह कीलें लगी हुई थी। खून उसकी बॉडी में पूरी तरह से सूख चुका था। आंखें बाहर को निकल आई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी सहम सकता था और यही हाल इस वक्त निया का था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे लगा मानो अब दिल धड़कना ही बंद कर देगा। वो कांपने लग गई थी। तभी एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे में दक्ष अंदर आया। दक्ष ने निया को वहाँ देखा तो हैरान रह गया। उसने ताबूत की तरफ देखा तो समझ गया कि निया क्यों चिल्लाई। दक्ष अपने बाल सहलाने लगा और बोला, जासूसी कर रही हो और यहाँ तक भी आ गई? निया ने सुना तो दक्ष की ओर देखा जहाँ निया घबराई हुई थी। वही दक्ष के चेहरे पे ऐसे कोई भाव नहीं थे, बल्कि वो निया को घूरे जा रहा था, क्योंकि वो इस कमरे तक आ गई थी। आप लोग बुरे इंसान हैं, ये तो पता था, लेकिन इतने बुरे हैं कि राक्षसों को भी पीछे छोड़ दिया, ये नहीं पता था। निया ने घिन से देखते हुए कहा, अच्छा, और बुरा दिखना तो नज़रियों की बात है, बाकी पता तो तुम्हें बहुत कुछ है नहीं है, और तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं है, जो पता करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं पता करके रहूँगा। बोलकर दक्ष ने डॉक्टर वाले ताबूत की ओर देखा, फिर नज़रें फेर ली और बोला, किसकी शक्ल दिखा दी दोबारा से। तभी ऊपर की सीढ़ियों से संयम नीचे उतर कर आया। उसके कदमों की आवाज़ में एक अजीब सी ठहराव था। निया ने कदमों की आवाज़ सुनी तो सीढ़ियों की ओर देखा। संयम बेहद ठहराव के साथ एक कदम नीचे की ओर बढ़ा रहा था। दक्ष ने संयम को देखा तो एक पल को वो भी सहम सा गया। संयम ने आखिरी सीढ़ी उतरते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और आंखें बंद कर ली। फिर अपनी गर्दन स्ट्रेच की ओर की और निया की ओर आंखें खोली तो निया को उसमें जला देने वाली आग दिखाई दी। संयम बेहद गुस्से में था। संयम ने हाथ की मुट्ठी बनाई और निया की ओर बढ़ गया। उसे अपनी ओर आता देख निया के कदम लड़खड़ा से गए। संयम ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी करीब करते हुए बोला, बहुत शौक है छानबीन करने का, ठीक है, अब अच्छे से छानबीन करोगी तुम। बोलकर संयम ने उसे खुद से दूर धकेला और दक्ष को उंगली से इशारा कर दिया। दक्ष ने इशारा समझा और दीवार पे लगे स्विच बोर्ड को पीछे की ओर दबा दिया। दीवार में बना एक खांचा खुला तो दक्ष ने उसमें जाकर एक लीवर खींच दिया। जैसे ही उसने लीवर खींचा तो वहाँ रखे सभी ताबूत खुल गए। लगभग 20 से 25 ताबूत वहाँ पर थे।
फिर दूसरा लीवर खींचा तो ऊपर से सीलिंग से भी कुछ लाशें निया के ऊपर लटक गईं, जिन्हें लोहे की जंजीरों में बांधा हुआ था। निया जोरों से चीखने लगी। संयम वहां से दूर हटकर कमरे के किनारे पर खड़ा हो गया। अपने आसपास इतनी सारी लाशें देखकर उसका दिल दहल गया। सभी को बहुत बेरहमी से मारा गया था। निया वहां से भागने लगी कि इतने में दक्ष ने एक और लीवर घुमा दिया, जिससे और भी कुछ लाशें निया के ऊपर गिरने लगीं। निया पूरी तरह से लाशों में घिर चुकी थी। उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। निया को पसीने आ गए थे। लाशों में आती बदबू निया को सांस भी नहीं लेने दे रही थी। वही निया की आंखों के आगे अतीत की कुछ पुरानी यादें आने लगी। निया गहरी सांस लेते हुए वही बेहोश हो गई। संयम ने दक्ष को इशारा किया तो दक्ष ने वापस से लीवर को दूसरी ओर खींच लिया। सारी लाशें वापस से ऊपर की ओर जाने लगी। संयम निया के पास आया और उसे गोद में उठाकर ऊपर की ओर चल दिया। दक्ष ने पहले वाला लीवर फिर से घुमाया और सारे ताबूत फिर से बंद हो गए। दक्ष ने वही खांचे के अंदर लगा एक बटन दबाया तो कमरे में एक फ्रेग्रेंस स्प्रे होने वाली, जिससे लाशों की बदबू जाने लगी थी। दक्ष ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। निया को जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही था। संयम के कमरे को जाने का एक और रास्ता था जो वही था, और वही सीढ़ियाँ संयम के कमरे से नीचे आती थी। इस फर्क इतना था कि नीचे से ऊपर नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि संयम के स्टडी रूम का नीचे आने का दरवाज़ा सिर्फ ऊपर से ही खोला जा सकता था। इसलिए ऊपर से नीचे को आया जा सकता था, लेकिन वहाँ से ऊपर संयम के रूम को नहीं जाया जा सकता था। संयम अपने स्टडी रूम में पहुंचा तो निया को सीधा खड़ा करके अपनी किताब को उसकी सही जगह पर रखा और नीचे खुला दरवाज़ा बंद हो गया। संयम उसे बाहर लाया और सोफे पर लेटाकर पानी से भरा जग उसके ऊपर उड़ेल दिया। निया घबराते हुए उठकर बैठ गई। संयम ने जग जमीन पर फेंक दिया। निया घिन से भरकर उसे देखते हुए बोली, आप इतने निर्दयी भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। छी, मुर्दों को भी आप बांध कर रखते हैं। कुछ तो शर्म कीजिए मिस्टर संयम। निया ने कहा ही था कि गुस्से से संयम ने अपना हाथ हवा में ऊपर की ओर निया को मारने के लिए उठाया। निया ने आंखें कसकर मूंद ली। संयम रुक गया। वो उस पर हाथ नहीं उठा पाया। संयम ने उसे दोनों बाजुओं से कसकर पकड़ा और बोला, अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना मेरा काबू करना मुश्किल हो गया तो जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ निया, दूसरों से तुम मतलब ना रखो तो अच्छा होगा। बाकी किसके साथ मैंने क्या किया उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैंने सबसे अलग ट्रीट किया है। संयम ने उसकी बाजू पर पकड़ कस रखी थी। निया को दर्द होने लगा तो उसकी आह निकल गई। संयम ने उसे छोड़ा और जोरों से दीवार पे हाथ दे मारा। निया सहम गई। वो समझ रही थी कि संयम के गुस्से को वो भांप सकती थी कि संयम कितना कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो निया पर गुस्सा कंट्रोल क्यों कर रहा है, इसका जवाब निया के पास नहीं था। संयम ने निया को पहले जो दर्द दिया, क्या वो उस वजह से कंट्रोल कर रहा है या वजह कुछ और है? सवाल थे, लेकिन उनका जवाब निया के पास नहीं था। वो संयम के हाथ की ओर देखने लगी जिससे खून बह रहा था। संयम निया की ओर घूमा और उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और हेयर स्टाइल किस करने लगा। निया ने कुछ नहीं कहा, बस संयम को जो कर रहा था उसे करने दिया। कुछ देर बाद निया ने संयम के बालों को में हाथ फेरा और उसे रिस्पॉन्स करने लगी। निया को रिस्पॉन्स करता देख संयम का किस अब जेंटल होने लगा था। उसकी पकड़ निया की पीठ पर भी जेंटल हो गई थी। संयम ने उसे बेहद करीब कर लिया था और उसे लिए वो उसके साथ ही सोफे पर लेट गया। संयम का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया था। उसने निया के हाथों को अपने हाथों में फंसाया और उसे चूमने लग गया। मन भर जाने पर संयम उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। निया का टॉप उसके कंधे से खिसक चुका था और आधा तिरछा हो गया था। निया ने अपने कपड़े सही किए और संयम को देखते हुए पूछा, क्या आपसे उस डॉक्टर को
इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। संयम ने उसे घूरा और बोला, स्टे आउट ऑफ दिस। संयम उठकर जाने लगा तो निया ने उसका हाथ पकड़ लिया। संयम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। निया बोली, प्लीज़ बता दीजिए। संयम, यूं ही रहा तो यहाँ दम यूं ही घुटता रहेगा। आप ये सब क्यों करते हैं? कोई वजह तो दीजिए। संयम उसकी ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारी वजह से नहीं मारा है निया। यहाँ पर रहने वाला कोई भी इंसान ना साधारण है और ना ही बेकसूर। जो हाल तुमने डॉक्टर का देखा वही हाल उस डॉक्टर ने एक लड़की का किया था जो उसकी पेशेंट बनकर गई थी। उसने उस पर रेप किया और फिर उसे बेरहमी से मार दिया। फिर अपने केबिन में उसकी लाश को इसने काफ़ी समय तक रखा था। जब वो मिली तो उसकी पूरी बॉडी उसकी कीलों से छलनी थी। खून का कतरा कतरा सूख चुका था। जैसे जैसे संयम बता रहा था वैसे वैसे निया की आंखों आंसू बहाती जा रही थी। संयम आगे बोला, इस जगह पर उसे पनाह मैंने दी क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए डॉक्टर की ज़रूरत थी और उसी के साथ ये जगह उसके लिए टॉर्चर थी। उसकी बॉडी पर जो निशान है वो एक साथ नहीं किए गए हैं। हर दिन एक निशान बनाया जाता था और हर दिन एक कील घुसाई जाती थी। संयम की अदालत में गुनाहों की सिर्फ सज़ा है और वो हर गुनहगार को मिलती है। जितना किया है उससे बदतर सज़ा इस विला में दी जाती है। निया आगे बोली, और वो बाकी सब लाशें, क्या उन सब ने भी कुछ बुरा किया है? संयम, यहाँ उस तरह के लोगों की लाशें हैं जिन्होंने मेरी दुनिया का बंजर बनाया है और ना जाने कितनों की जिंदगियों को शमशान बना दिया है। मैं जनसेवा नहीं करता निया, पर अगर कोई बेसहारा या मजबूर दिख जाता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से संयम सन्याल खुराना को अंधेरा पसंद है। ये बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, पर मैं यूं ही नहीं बुरा बना। डेविल आर नॉट ब्रॉन, दे आर मैड। निया ने सुना तो संयम को पीछे से हग कर लिया। इस वक्त संयम की आवाज़ में निया को दर्द सुनाई दे रहा था। संयम उसकी ओर घूमा और उसे गले लगाते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है निया। आई एम ऑल वन इन दिस वर्ल्ड। निया ने उसके सीने में सिर छुपाते हुए कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है संयम, मैं भी अकेली हूँ, सब खत्म। बोलते हुए निया फूट कर रो पड़ी। संयम उसके बाल सहलाने लगा और फिर बोला, छानबीन करने का शौक था ना, तो कर ली ना छानबीन, हो गई तसल्ली, या फिर से उन लाशों के ढेर में जाना चाहती हो? निया ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। संयम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे साथ लेकर बाहर निकल गया। संयम ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर गाड़ी विला से बाहर चला दी। संयम ने विला से बहुत दूर आगे जाकर रेत के टीलों में बीच गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकल गया। निया भी उसके पीछे गाड़ी से बाहर निकल गई। संयम ने डिग्गी से एक बॉक्स निकाला और रेत के टीले की ओर चल दिया। निया ने जाते देखा तो उसके पीछे चल दी। संयम रेत पे जाके बैठ गया। निया उसके बगल में आके बैठ गई। दिन भर की तपती गर्मी के बाद ठंडी रात को ठंडी हवाएं जैसे सुकून दे रही थी। रेत भी हल्की ठंडी पड़ चुकी थी। संयम ने बॉक्स में से एक बोतल निकाली और निया की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि वे बियर कुछ काम नहीं करती, लेकिन ये करती है। अब पी कर देखो। निया ने संयम को देखा और फिर बोतल उसके हाथ में से ले ली। निया ने कुछ देर बोतल को घूरा और फिर होंठों से लगा ली। संयम उसे देखता रहा। निया ने बोतल के होंठों से अलग किया तो संयम ने उसके हाथ से बोतल लेकर अपने मुंह में लगा ली। कुछ घंटे लेने के बाद संयम ने बोतल मुंह से अलग की तो निया ने फिर से ले ली और पीने लगी। कुछ ही देर में एक बोतल उन्होंने ख़त्म कर दी। निया हाथ से अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, और है? संयम ने एक और बोतल बॉक्स से निकाली और कैप खोलकर उसकी ओर बढ़ा दी। निया ने कुछ घूंटे ली और फिर अपना अतीत याद करके बोली। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बेतहासा बहने लगी। संयम ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो निया उसके सीने से लिपट गई। संयम ने बोतल निया के हाथ से ले ली और बोला, आप बताओ,
क्या भुलाना चाहती हो? निया सिसकते हुए बोली, भुलाना नहीं चाहती, बस इंसाफ चाहती हूँ। संयम? कैसा इंसाफ? निया ने गहरी सांस ली और संयम को बताते हुए पिछली यादों में चली गई। फ्लैशबैक। हिमाचल प्रदेश, शिमला, रात का पहर। 5 बजे। भैया एक पानी का बॉटल देना, बोलते हुई पाखी अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। दुकानदार एक पानी की बॉटल काउंटर पे रखी। पाखी ने उसे पैसे पकड़ाए और बॉटल लेकर पानी पीने लगी। तभी उसका फ़ोन बजता है। पाखी, हेलो। सामने से आवाज़ आई, कहाँ है बेटा, अब तक क्यों नहीं पहुँची? पाखी, मम्मा आ रही हूँ, बस छूट गई हूँ और उसके बाद कोई भी बस नहीं आई, अभी पैदल आ रही हूँ। सामने से घबराई हुई आवाज़ आई, पाखी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तू जल्दी से आजा बेटा। पाखी, डोंट वरी मम्मा, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ, ओके बाय। पाखी ने फ़ोन रखा। वही पाखी की माँ ने भी अपने मन में कॉल कट करके फ़ोन को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। पाखी की माँ, सुनिए जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज़ उसे लेने के लिए जाइए ना। वो जहाँ कहीं भी पहुँची हो, बस आप उसे अपने साथ ले आइए। पाखी के पापा, देखो सुषमा, तुम शांत हो जाओ, अभी उससे बात हुई है ना, वो रास्ते में ही है। सुषमा जी, नहीं नहीं, आप लोग जाइए, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। तभी 15 साल का यश, इनका सबसे छोटा बेटा, आते हुए कहता है, माँ, मैं और पापा जाकर ले आते हैं। देखो, आप फिक्र मत करो। पीछे से निया ने आते हुए कहा, पता नहीं ये कछुआ कहीं का इतना आराम से क्यों आता है, जल्दी चलना तो मानो इसे आता ही ना हो। घड़ी को देखते हुए 12 बजने को आए थे और इस वक्त पापा और यश कहाँ उसे ढूंढने जाएंगे। सबको परेशान करके रखा है इस मंदबुद्धि ने। सुषमा जी चुप कर तू, एक तो पता नहीं मेरी बच्ची कैसे कैसे आ रही होगी और ऊपर से तुझसे ये सब बुलवा लो, बातें करवा लो, बस काम धंधा कुछ नहीं है, चपड़ चपड़ चाहे दुनिया भर की करवा लो बस। बड़ी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची है और ये है कि उसे भला बुरा कहे जा रही है। निया को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़क रही हैं। निया सोफे पे पलटी मार कर बैठते हुए, माँ, अभी तो आप ऐसे कह रही हैं, पर जब वो घर आएगी तो आप ही उसे सबसे ज़्यादा भला बुरा कह के सुनाएंगी। लेकिन इन सब में भी जैसे ही आपको मौका मिलेगा तो आप मुझे भी कुछ न कुछ सुनाने में पीछे नहीं हटेंगी, जैसा आप हमेशा करती हैं। सुषमा जी ने उसे घूरा तो निया चुप हो गई और छोटा सा मुंह बनाकर अपने पापा को देखने लगी। ये है निया चौधरी, विवेक चौधरी और सुषमा चौधरी की दूसरी बेटी। उम्र 19 साल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी पलकें और गहरे काले रंग की आंखें। हाइट 5 फुट 2 इंच, सांचे में ढाला शरीर और कमर तक लहराते हुए घने काले लंबे बाल, पतले पतले होंठ और आगे के 2 दांतों के बीच हल्का सा गैप। फिलहाल निया कॉलेज में 2nd ईयर मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है। उसके पापा ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, कभी तो रह लिया कर बिना कुछ सुने, हमेशा बस किसी न किसी बात पे अपनी माँ से सुनती ही रहती है पगली। निया ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप लोग जा रहे हैं तो क्या मैं भी चलूँ? पापा, नहीं, तू कहाँ चलेगी, तू यही अपनी माँ के पास रह, मैं और यश उसे लेकर आते हैं। निया, पर पापा गाड़ी तो खराब है और दूसरी गाड़ी पड़ोसी ले गए हैं, आप लोग कैसे जाओगे? विवेक जी जूते पहनते हुए, बेटा, हमारे पास तेरी दी की तरह कछुए के पाँव नहीं है, हम लोग जल्दी चलना भी जानते हैं। निया मुस्कुरा देती है। दरवाजे पे खड़ी सुषमा जी बाहर झांकते हुए कहती हैं, जल्दी जाइए ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? अरे आ रहा हूँ भाग्यवान, बस जूते लगा लूँ, कहते हुए वो अपना फ़ोन अपनी जेब में डालकर घर से बाहर निकल जाते हैं। पाखी दुकानदार के से, यहाँ कोई बस अभी जाएगी क्या? दुकानदार, नहीं, अभी तो कोई बस नहीं जाने वाली है।
पाखी ने आगे देखा तो खाली सड़क पे घना अंधेरा छाया हुआ था। वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, चल पाखी, अब यहाँ से पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कहते हुए वो सड़क पे चल दी। थोड़ा आगे ही आई थी कि तभी फ़ोन बजा। पाखी ने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो। पाखी के पापा, बेटा कहाँ पर पहुँची? मैं और यश आ रहे हैं तुझे लेने। पाखी, पापा आप लोग क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं? वैसे मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस 5 किलोमीटर की दूरी है घर से। पापा, 5 किलोमीटर कम होते हैं क्या? तू जल्दी जल्दी आ, हम भी तेरे की ओर ही आ रहे हैं। ठीक है, कहकर पाखी फ़ोन रख दी। तभी पीछे से एक जीप आई जिसमें से खूब शोर करने की आवाज़ें आ रही थी। पाखी अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और सीधा चलने लगी। जैसे ही जीप उसके पास आई तो झटके के साथ रुक गई। पाखी जीप के अचानक से रुकने से डर गई, पर वो रुकी नहीं और आगे चलती रही। जीप में 6 लड़के बैठे हुए थे। जो लड़का ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी को पाखी के साथ साथ चलाने लगा। पाखी के कदम लड़खड़ाने से लग गए, पर उसने उनकी ओर देखा नहीं। एक लड़का सीटी मारते हुए बोला, ओए होए चमक छल्लो, अरे इधर भी देख लो। तभी दूसरा लड़का गाना गाने लगा, सुहाना सफ़र और ये मौसम, हंसी हमें डर है, हमें खो न जाएं कहीं। अरे मैडम कहो तो हम कहीं छोड़ दें, अकेले अकेले चलकर थक जाओगी। बाकी कुछ नहीं बोली और जल्दी जल्दी आगे चलने लगी। तभी एक लड़का फिर से बोला, अरे मैडम जवाब तो दे दो, ऐसा भी क्या बिगाड़ा है हमने कि जवाब भी नहीं दे रही हो। पाखी बिना उसकी तरफ देखे बोली, आप लोग जाइए, मैं खुद से चली जाऊंगी। लड़के ने जीप में ब्रेक लगा दी। सब जीप से नीचे उतर गए और पाखी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। एक लड़का सामने से उसके नज़दीक आते हुए बोला, अरे हम तो सिर्फ मदद करने के लिए पूछ रहे थे, तुम तो एटीट्यूड में जवाब दे रही हो। तभी पीछे से एक लड़के ने पाखी को पकड़ लिया और उसके गर्दन में सिर छुपाते हुए बोला, ले लो ना हमारी मदद प्लीज़। पाखी उसे खुद से उसे दूर झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो? देखो मेरे पास मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। लड़का, अच्छा और क्या अच्छा नहीं होगा? सारे लड़के एक घेरा बना के पाखी के इर्द गिर्द खड़े हो गए और उसके नज़दीक आने लगे। पाखी देख सकती थी कि उन सभी ने पी हुई थी और सब नशे में थे। तभी जिस लड़के को पाखी ने धक्का दिया था वो पाखी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, धक्का मारेगी मुझे? हाँ, धक्का मारेगी? कहकर वो अपने दोनों हाथों को पाखी की कमर के इर्द गिर्द डाल दिया और उस चूमने की कोशिश करने लगा, पर पाखी अपने हाथों को उसके चेहरे पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करती रही। पाखी ने एक जोरदार लात उसके पैर पर मारी जिससे वो लड़का कराह उठा और पाखी पर उसकी पकड़ से छूट गई। पाखी ने अपनी ओर बढ़ रहे लड़कों को धक्का दिया और वहां से आगे भाग गई। तभी जिस लड़के के पाँव में उसने मारा था वो बोला, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। सब लोग पाखी के पीछे भागने लगे। एक लड़का जाके जीप लेके आया और सब लोग उसमें बैठ गए। जीप जल्दी ही पाखी के पास पहुंच गई। एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया और उसे अपने हाथों में लपेट लिया। पाखी वहां से जंगल में भाग गई। लड़के भी जीप से उतरकर उसके पीछे पीछा करने लगे। भागती हुई पाखी की चप्पल टूट गई और वो रुकी नहीं और बिना चप्पलों के भी भागने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसके पाँव में कांटा चुभा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। लड़के उसके पास पहुंच गए। एक लड़का उसके पास घुटनों पर बैठकर बोला, क्या हुआ, भाग नहीं पाई? कहाँ तक भागोगी हमसे बच के? तुम्हारे घर से भी उठवा सकते हैं तुम्हें, समझी? कहकर वो लड़का पाखी के ऊपर आ गया। पाखी जमीन पर लेट गई। लड़का जबरदस्ती उसे उसके होठों पर किस करने लगा और उसकी गर्दन में अपना सिर छुपा लिया। पाखी चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लड़का उसके चेहरे को अपने हाथ में कसते हुए कहता है, क्या बिगाड़ा है? मना किया है बेबी तुमने हमें, मना
अरे कितना प्यार से पूछा था हमने तुमसे, पर नहीं, तुमने तो मना ही कर दिया। पाखी आंखों में आंसू भरे हुए, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, जाने दो मुझे। लड़का, अरे ऐसे मत कहो ना जाने मन, हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? नहीं ना, बस थोड़ा सा काम है तुम्हारे साथ, उसके बाद छोड़ देंगे तुम्हें, इतना डरो मत हमसे। तभी दूसरा लड़का बोला, हाँ थोड़ा सा काम वो करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा काम हम लोगों को भी है। पाकी के ऊपर लेटा लड़का पूरी तरह से उसके ऊपर लेट गया और उसके हाथों को एक साथ बांधकर उसके सर के ऊपर कर दिया। लड़का पाखी के कपड़े को फाड़ने लगा। पाखी चीखती चिल्लाती रही, पर उन लोगों में से किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वो सब बस पागलों की तरह हंसते रहे। पाखी के आधे से ज़्यादा कपड़े फट चुके थे। पाखी उस इंसान को अपने ऊपर से धकेलने की बहुत कोशिश की, पर वो जानवर की तरह पाखी को अपनी बाहों में जकड़ते उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा। पाखी के चेहरे, गले और सीना के ऊपर उसके काटने के निशान पड़ चुके थे। तब बहुत कोशिश के बाद भी पाखी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने अपने घुटने से उस लड़के की टांगों के बीच जोर से मार दिया, जिससे लड़का पाखी के ऊपर ही से हट गया और ज़मीन पर लौटने लगा। पाखी ज़मीन से मिट्टी उठाई और उसकी तरफ बढ़ रहे बाकी लड़कों की आंखों में डाल दी। चलने की हालत में न होने के बावजूद भी वो वहाँ से भागने लगी। लड़के फिर से उसका पीछा करने लगे। पाखी समझ चुकी थी कि इन लोगों से बचकर वो अब नहीं भाग पाएगी। उसने देखा कि सामने एक कुआं है, तो पाखी जाकर उस कुएं के इर्द गिर्द बने डंगे पर चढ़ गई और वापस घूमकर उन लड़कों को देखने लगी। लड़के उससे थोड़ी दूर आकर रुक गए। एक लड़का बोला, अब कहाँ भागोगी? आना तो इधर ही पड़ेगा ना। पाखी अपने चेहरे पे लगे खून को साफ करते हुए आवाज़ में दर्द लेकर हंसते हुए बोली, ये सोचने की गलती मत करना कि मैं यहाँ से वापस तुम्हारे पास आऊँगी। इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन तुम जैसों की हवस का शिकार नहीं बनूँगी। पाखी अपने बदन को देखा, जिस पर से उसका कुर्ता फाड़ कर फेंक दिया गया था। अब बस आधा फटा उसका इनर वियर ही बचा हुआ था। उसके चेहरे, गले और बाजू में उस जानवर के काटने के निशान बन चुके थे, जिसमें से खून भी निकल रहा था। कि उखड़ती हुई सांसें लेने लगी। फिर कुएं के अंदर देखा तो वो बहुत गहरा था। एक पत्थर उसके पांव से लगकर कुएं में गिरा तो उसके ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। इससे पता चल रहा था कि कुआं कितना गहरा था और पूरी तरह से सूखा हुआ और खाली था। लड़के उसे घूरते हुए देखकर हंसने लगे। एक लड़का बोला, नहीं कर पाएगी, चुपचाप से खुद से इधर आ जा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और छोड़ भी देंगे, लेकिन अगर हमने खुद पकड़ लिया ना, तो उम्मीद करना कि तुम्हें जीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पाखी जोरों से हंसने लगी। उसके चेहरे पे दर्द वाली हंसी की झलक साफ देखी जा सकती थी। उसे इस तरह से हंसता देखकर सब लड़के हंसना बंद हो गए। अपना अतीत बताते हुए निया का गला रूंझ गया। उसने संयम की कमीज को कसकर पकड़ा और फिर सिसकते हुए रोने लगी। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। संयम ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके बाद क्या हुआ होगा। संयम और उसके बाद तुम्हारी बहन ने जान दे दी। ये सुनकर निया ने कसकर आंखें मूंदी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था, मानो आंखों के समुंदर समाया हुआ हो थी। कहते हुए निया फूट फूट कर रोने लगी। संयम ने अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरा और उसके सिर में अपना सिर टिका दिया। फिर उसे सीने से लगाया और उसे एक रेत पे लिटा गया। निया नीचे थी और संयम उसके ऊपर। अभी तक दोनों का थोड़ा होश था, लेकिन जब चढ़ती रात के साथ बढ़ती मदहोशी ने दोनों को घेर लिया था, संयम नशे में डूब चुका था। वही निया को देखकर उसका होश में रहना बनता भी नहीं था। संयम ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा और मदहोशी में दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। निया उसकी बाहों से बिखर गई। कुछ देर बाद संयम ने उसे अपना कोट पहना दिया और अपने ऊपर ले लिया। निया एक बच्चे की तरह उससे लिपट गई। संयम ने उसे अपने ऊपर लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत कराने लगा। निया ने उसकी गर्दन में सिर छुपा दिया। संयम आसमान की ओर देखते हुए बोला, उफ, ये
अतीत एक बार जिंदगी में आ जाए तो जाता ही नहीं है, जिंदगी भर अपने पीछे घुमाता है। बोलते हुए संयम ने निया को देखा, जो अब सो चुकी थी। संयम निया को अपने सीने से लगाए रहा। निया की ऐसे उससे लिपटने का एहसास संयम को बहुत प्यारा एहसास दे रहा था। उसे यकीन था कि निया उस पर बहुत विश्वास करने लगी है। संयम ने करवट लेकर उसे अपने बगल में लेटाया और उसकी टांगों को अपनी टांगों के बीच दबाकर उसे बाहों में भरकर सो गया। रात भर दोनों हल्की गर्म रेत की बाहों में सोते रहे। सुबह का वक्त निया की आंखें खुली तो वो संयम के कमरे से उसके बेड के ऊपर थी। उसने सिर्फ संयम का कोट पहना हुआ था। निया का सर चकरा रहा था। पिछले कल की बातें उसके दिमाग में चलने लगी। रात को जब उसने ड्रिंक किया तो उसके बाद का धुंधला धुंधला उसे याद था। हालांकि उसने बहुत पी थी, लेकिन फिर भी वो याद कर रही थी। संयम कमरे में आया तो निया उसे देखने लगी। निया ने अपनी हालत देखी तो जल्दी से कंबल से खुद को कवर कर लिया। संयम उसके पास आया और नींबू पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, कोट भी मैंने ही पहनाया है। निया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सिर झुका लिया। संयम बेड पर बैठा तो निया थोड़ा दूर खिसक गई। संयम ने उसके चेहरे के आगे गिलास कर दिया। निया ने संयम को देखते हुए गिलास ले लिया। निया के सिर में दर्द था तो उसने जल्दी से पूरा गिलास पीकर ख़त्म कर दिया। संयम कुछ भूल पाई या नहीं? निया ने उसे देखा और ना में सर हिला दिया। संयम ने उसे घूरा और पूछा, मतलब सब कुछ याद है? निया ने छोटा सा जवाब दिया, संयम, इतनी तेज शराब का कोई असर कैसे नहीं हुआ? निया, हुआ ना असर तो हुआ, सिर भी घूम रहा है और मुंह भी कड़वा है, पर मैं कुछ भूल नहीं, सब कुछ याद रहा ना। रात को कुछ भूली और न सुबह कुछ भूल पाई, पर सच तो ये भी है कि ये सब मैं भुलाना भी नहीं चाहती। ये सब जहन में जिंदा रहेगा, तभी तो इस आग में सबको जला पाऊंगी। संयम, अच्छा क्या याद है तुम्हें? निया, यही कि अपनी बहन के बारे में आपको बताया था, उसके साथ क्या हुआ और वो आपके साथ बांटा। संयम ने सुना तो आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, बेवरेज रेजिस्टेंस। अक्सर लोगों को पीने के बाद की हरकतें याद नहीं रहती, पर तुम्हें रह गई। निया, जग में गहरे हो तो कहीं से नहीं जाते हैं। बुलाना तो कुछ नहीं था, पर हाँ, थोड़ा दर्द जरूर कम करना चाहती थी, जो हुआ नहीं। संयम, तो ये भी याद होगा बताने के बाद क्या हुआ? निया, नहीं याद, पूरी बातें नहीं याद, शायद सो गई थी। संयम, नहीं, चढ़ी देर से थी, जब चढ़ी उस वक्त का सब कुछ भूल गई तुम। निया ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद। संयम, क्या पूरी रात? पूरी बात जान सकता हूँ? तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, तो बाकी लोग कहाँ गए? निया, जब उन लोगों को अगेंस्ट फायर फाइल की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिए। मंत्री का बेटा शामिल था तो केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जाने लगी। इलेक्शन सर पर था तो वो लोग ऐसा कोई इल्ज़ाम अफोर्ड नहीं लगा सकते थे। पुलिस वाले जो हमारे सपोर्ट में थे, उनके रातों रात तबादले करवा दिए गए, और वो लोग जिन्हें पिछले 15 सालों से प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, उन लोगों को भी रातों रात अफसर बना दिया गया। मैंने और पापा ने बहुत कोर्ट के चक्कर काटे कि कहीं से कोई मदद मिले, कहीं पर हमें इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया तो घर पर धमकी भरे खत आने लगे। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो लोग खुलेआम घूम रहे थे और हमें भी नुकसान पहुंचाने की ताकत में थे। फिर जब हम लोग नहीं रुके तो न्यूज़ फैलने लगी। हाई कोर्ट जाने से एक रात पहले मौका पाकर उन लोगों ने हमारे घर पर सरेआम हमला कर दिया। सारे पड़ोसी अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। पुलिस वालों ने आंखें मूंद ली, उनको बढ़ावा मिलता रहा और उन्होंने आकर मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। मेरी बहन को तो पहले ही मार चुके थे, फिर मेरी मम्मी, पापा और 15 साल के भाई को भी गोलियों से भूनकर मार डाला। उनकी गंदी नज़रें मुझ पर पड़ी तो पापा ने आखिरी वक्त में अपनी कसम देकर भाग जाने को बोला था।
मैं न चाहते हुए भी उनको छोड़कर भाग गई। कई रिश्तेदार के दरवाजे खटखटाए पर कोई मदद नहीं मिली। मानो हर किसी ने काले चश्मा चढ़ा लिया हो और कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। घर से तो भाग गई और मेरे पीछे उन्होंने सबको मार भी दिया, लेकिन उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत भागी और फिर आखिर में वहाँ से बाहर निकल आई और इस अनजान शहर में पहुँच गई जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती। गलती गलत तो मेरी बहन के साथ हुआ, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला और एक गंदी राजनीति के चलते मेरा पूरा परिवार उसमें तबाह हो गया। बस मैं अकेली बच गई इस दुनिया में जहाँ अपना कहने को अब मेरे पास कोई भी नहीं है। अब अगर कुछ बचा है तो वह है इंसाफ की उम्मीद, लेकिन वो उम्मीद अब कानून से नहीं बल्कि खुद से है। इन लोगों को मैं खुद सजा देना चाहती हूँ। बदले की भावना आग बनकर दहक रही है मेरे सीने में। संयम ने सुना तो गहरी सांस छोड़ी और निया की आंखों में देखा जो आंसू से भरी पड़ी थी। संयम ने उसे गोद में उठाया और उसे लिए बाथरूम की ओर चल दिया। अंदर जाकर संयम ने उसे उतारा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पानी की बूंदें दोनों की ऊपर गिरने लगी। संयम ने निया के होठों से होठ जोड़ लिए और किस करने लगा। निया इस वक्त चाहते हुए भी दूर नहीं जा सकती थी। वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगी। संयम ने उसका कोट उतार दिया और अपनी शर्ट भी उतार दिया। दोनों बेतहासा एक दूसरे को चूम रहे थे। कुछ देर बाद संयम ने उसे बाथरोब पहनाया और बाथरूम से बाहर ले आया। निया ने खरीदे हुए सभी कपड़े अब खत्म हो चुके थे। कुछ फट चुके थे और कुछ गीले थे तो कुछ धोने को पड़े हुए थे। जिसे धोएगा कौन, ये किसी को नहीं पता था। निया, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। संयम, तो मेरा पहन लो। संयम ने कहा तो निया उसे देखने लगी। संयम ने वार्डरोब की ओर इशारा कर दिया। निया अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने कैजुअल वियर्स देखे। सारे लोवर और टी शर्ट निया को बहुत बड़े थे। एक टी शर्ट ही निया की नी लेंथ ड्रेस का काम कर रही थी। खैर, निया ने ब्लैक लोवर और वाइट टी शर्ट पहन ली और बाहर आ गई। संयम कॉल पर था। जैसे ही उसने निया को देखा तो फ़ोन पर बात करना ही भूल गया और निया को देखने लगा। निया की घुटने तक शर्ट आ रही थी। बाजुओं को उसने फोल्ड कर रखा था और लोवर को भी उसने नीचे से 3 से 4 फोल्ड करके फोल्ड किया हुआ था। संयम ने उसे देखा तो उसे हंसी आ गई। निया ने घूर कर उसे देखा और बोली, आप हंस रहे हो? संयम हंसी रोकते हुए, नहीं कुछ नहीं, अच्छी लग रही हो, बोलकर संयम उसकी ओर आ गया। निया उसे देखने लगी। संयम ने शर्ट ऊपर करके निया की कमर में एक तरफ कनाट बांध दी और लोवर को भी सही से फोल्ड कर दिया। निया एकटक उसे देखती रही। संयम निया को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया और फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाते हुए बोला, क्या है ये वही है जो तुम्हारी बहन की मौत के जिम्मेदार हैं? निया ने फ़ोटोज़ देखी और फिर संयम को देखने लगी। निया ने सिर हिला दिया। संयम, कल सुबह तक ये लोग मेरी इस जेल में शामिल हो जाएंगे। निया की आंखों में नमी भर आई। संयम उसके लिए ऐसा कुछ करने वाला था। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ गाइस, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर तो इस समय पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए। थैंक यू गाइस।